हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। और आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के दो पार्ट होंगे, जिसमें से आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका पहला पार्ट। So the colligative properties are those properties which depends upon the number of solute particles. However, it is free from the nature of solutes. So colligative properties हमारी solute particles के नंबर पे डिपेंड करती है और वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसकी डिपेंडेंसी क्योंकि नंबर पे है, तो अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल्स में वेरिएशन करते हैं, जैसे कि आप उसको बढ़ा दें या घटा दें, तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है। तो इसी को हम अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से जो कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक एक करके हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ा था। जिसने भी उस टॉपिक को मिस किया है, हमने उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि उसी की हेल्प से हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया जाता है। तो राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हमारे पास जो स्टेटमेंट आई थी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो ये थी दैट और P ही वहां पे क्या था, आपका P सॉल्यूशन था, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे एक्स है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और P नॉट है आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आप इसको मॉडिफाइड फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ आप दोनों क्वांटिटीज को 1 से माइनस कर देंगे। Now 1 minus xa can be written as xp, that is mole fraction of solute. यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, that is P naught a minus P solution is your lowering in vapor pressure and P naught a minus P solution upon P naught a is your relative lowering in vapor pressure. ओके, आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इक्वल हो जाता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। आप इसी को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नाउ जो हमारा मेन मोटो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने का, वो होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा मेन टारगेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, और अब हम मूव करते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन की तरफ। लास्ट फॉर्मूला जो हमारे पास बना है वो इस तरह से है, दैट इज P नॉट ए माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट ए इक्वल टू XB। नाउ XB इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड इट कैन बी रिटन एज number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. Now number of moles can be written as given weight upon molecular weight. अब क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं वो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, बिकॉज जो राउल्ट्स लॉ होता है वो वैलिड होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस के। तो अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो जो आपका सॉल्यूट का क्वांटिटी होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो अब हम डिनोमिनेटर से WB अपॉन MB जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब हमारा जो मॉडिफाइड वर्जन इसका हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, P नॉट ए माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट ए
इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। नाउ क्योंकि हमारा टारगेट था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और अपना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको इस साइड पे ले आएंगे। सो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए। नाउ एक चीज जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और आपको ये जितनी भी बार आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे आपके सामने ये चीज आएगी, वो होगा कि जो आपका मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो अगर आप इसको ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आने वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी आपके सामने ये रिलेशनशिप जरूर आएगा कि जो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आने वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ चुका है। हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी था, तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज that the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. So pure benzene का जो vapor pressure है वो 0.850 bar है। pure benzene meaning your P0A is 0.850 bar. Then a non-volatile solid weighing 0.5 gram added to 39 gram of benzene. अब क्या किया है, 39 ग्राम बेंजीन में आपका 0.5 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया है। इट मीन्स योर WB क्या होगा 0.5 ग्राम एंड WA इज 39 ग्राम। यहाँ से आपका एक एक करके सभी चीजें निकलेगी। देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, जो आपका सॉल्यूशन जो बनेगा जब आप उसमें 0.5 ग्राम 39 ग्राम बेंजीन में ऐड करते हैं तो आपका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो लोअर होके हो जाता है 0.845 ग्राम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें हम MB इक्वल्स टू WB अपॉन WA इंटू MA अपॉन आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो MB WB हमें दिया है 0.5, MA इज मास ऑफ सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट इज बेंजीन, सो इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 78। नाउ WA इज 39 ग्राम एंड P0A minus P solution, so P0A is 850 and P solution is 0.845. ओके, सो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट निकल गया आपका सॉल्यूट का वो निकल गया है 170 ग्राम। सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर सॉल्यूट इज 170 ग्राम। ओके, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट at 25 degree Celsius the vapor pressure of pure water is 23.76 millimeter mercury. It means P0A is 23.76 millimeter of mercury and the vapor pressure of aqueous dilute solution of urea is 22.98. so यूरिया का जो aqueous solution बना है उसका जो vapor pressure है वो 22.98 है। so your P solution is 22.98. okay, now we have to find the molality of the solution. so we have to find molality. okay, नाउ अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला हमारे पास आया था वो कुछ इस तरह से था दैट MB इक्वल टू WB अपॉन WA इंटू MA अपॉन योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास फॉर्मूला था, बट वी हैव टू फाइंड द मोलैलिटी। नाउ वी नो दैट मोलैलिटी is number of moles of solute upon mass of solvent multiplied by 1000 and NB can be written as WB upon MB. So in this formula हमारे पास क्या है, WB है, ठीक है, WA भी है, वो भी ठीक है,
MB भी हमारे पास डिनोमिनेटर की साइड पे आपका आ जाएगा जब इस कोलिगेटिव को आप इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मोलैलिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो देखिए मोलैलिटी हम किस तरह से इस फॉर्मूले में जनरेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लिख देंगे, कुछ इस तरह से लिखते हैं इस फॉर्मूले को हम, दैट P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A इक्वल टू WB अपॉन WA इंटू MB इंटू MA, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि WB अपॉन MB इंटू WA, ये फैक्टर तो यहाँ पे मिल रहा है आपको, लेकिन 1000 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड भी कर दिया। तो अगर आप देखें तो आपका जो ये फैक्टर है, इतना फैक्टर, ये आपका मोलैलिटी बन जाएगा इस फॉर्मूले में। सो वी कैन राइट मोलैलिटी इंटू MA अपॉन 1000 इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A। नाउ P नॉट A इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं। सो 23.76 माइनस 22.98 अपॉन 23.76 इक्वल टू molality and MA is mass of solvent, so solvent is water and its weight is 18 upon 1000, ठीक है। आगे हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको माइनस करते हैं, अपॉन 23.76 इंटू 1000 upon 18 equals to your molality. So molality is equal to 780 23.76 into 18, now 399. Okay, so 130 upon 3 6 18, 3 7 21, 22, 2 carry 11, 3 2 71.28. So we have to divide this value, and 7128,130,00. So 7128,278,5. It's around 1.8, yes, mole per kg. So मोलैलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये भी हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। तो कभी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस फॉर्मूले में मोलैलिटी डेवलप करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है आपको सेकंड क्वेश्चन भी इजीली क्लियर हो गया होगा। तो योर क्वेश्चन इज दैट व्हाट मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीड्स टू बी एडेड टू डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, सो योर WB वी हैव टू फाइंड, WA इज 100 ग्राम, एंड आपका जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई सर्टेन वेट 100 ग्राम वाटर में डालेंगे तो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर है आपका वाटर का, वो आपका 25% डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो अगर आपका P नॉट A जो वेपर प्रेशर वाटर का है, सपोज X है, तो आपका जो P सॉल्यूशन जो होगा वो 25% डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर आपका ये X था तो 25% डिक्रीज होने का मतलब है उस वैल्यू का 25% डिक्रीज हो जाए, तो बचेगा कितना फिर 75x अपॉन 100, ये क्वांटिटी आपकी बचेगी। सो P नॉट A P सॉल्यूशन आपका यहाँ से आ जाएगा। नाउ हमें मोलैलिटी भी इसकी फाइंड करनी है, बट सबसे पहले हम इसका WB फाइंड कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास था MB इक्वल टू WB अपॉन WA इंटू MA P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A, ठीक है। तो उसको हम पहले एक फॉर्मूला डेवलप कर देते हैं WB का। सो WB का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा MB इंटू WA इंटू P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A डिवाइडेड बाय योर MA, ठीक है। यहाँ से हमने फॉर्मूला बना लिया और अब इसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे आपका यूरिया है, दैट इज 60, सॉल्वेंट का वेट 100 ग्राम है। P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। सो P नॉट इज X एंड P सॉल्यूशन इज 75x अपॉन 100, x अपॉन 100 डिवाइडेड बाय x, and this whole quantity is divided by molecular weight of solvent, and solvent is water. So this one 60 into 100
100x minus 75x, that is 25x upon 100x. This one divided by 18. So 18 से आपका 18 के 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा 60 इंटू 25 अपॉन 18. ठीक है. सो 2 9 जा 18, 30, 3 3 जा 9, 10. दिस वन इज 250 अपॉन 3. ठीक है. तो 250 अपॉन 3 हो जाएगा ये आपका, एंड देन आप इसका डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 3 8 जा 24, 10 रिमेनिंग 83.3 ग्राम. सो योर मॉलिक्यूलर द वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी 83.3 ग्राम. तो यहाँ से आपका WB आपने फाइंड कर लिया. इसके बाद आपका मोलैलिटी फाइंड करना है. सो मोलैलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? नाउ अभी हमें पता है मोलैलिटी हमारा होता है WB, that is number of moles of solute, WB upon MB, WA into 1000. सो आप WB की वैल्यू आपका आया 83.3 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज 60 ग्राम एंड गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कि कैंसिल आउट हो जाएगा 83.3 ग्राम अपॉन 6. ठीक है. तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 अपॉन 833, 60 जा 60 कैरी 3 2, 63 जा 183. तो इट विल बी अराउंड 13.8 मोल kg इनवर्स. So your molality will be 13.8. However, the given mass of solute will be 83.3 ग्राम. तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है. तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे. सो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो इसमें एक वर्ड सबसे पहले जो आ रहा है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट. तो हम किस तरह से किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं? नाउ जनरल डेफिनेशन जो हम पढ़ते आते हैं बचपन से वो होती है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन इस तरह से कि जिस टेम्परेचर पे हमारा कोई लिक्विड वेपराइज होना शुरू कर दे उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. बट ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. तो किसी लिक्विड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सो बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो होती है दैट the temperature at which the vapor pressure of a given liquid becomes equal to its atmospheric pressure. तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी गिवन लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और उस कंडीशन पे वो दोनों आपस में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर लेंगे और आपका उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट किसी गिवन लिक्विड का बोलेंगे. सो हमें क्लियर हो गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंडीशन या वो टेम्परेचर है जिसमें किसी गिवन लिक्विड में उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. तो जब दोनों कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर. तो TB से उसको हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अब बात आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की. सो वर्ड एलिवेशन का मीनिंग होता है इंक्रीमेंट. सपोज आपने एग्जांपल लेते हैं हम. नॉर्मली हमें पता है वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही हम क्या करते हैं वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऐड करते हैं लाइक सॉल्ट, लाइक शुगर. ठीक है. तो जैसे ही आपने ये इंप्योरिटी ऐड किया और फर्दर आप अब इसे बॉईल करते हैं तो ये 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होते. इनको थोड़ा और टेम्परेचर हमें देना पड़ता है तब जाकर ये हमारा सॉल्यूशन जो होता है ये बॉईल होता है. इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही आपने क्या किया एक नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऐड करी बॉइलिंग टेम्परेचर इनहेंस हो गया, वो 100 डिग्री नहीं रहा. तो यहाँ पर प्योर लिक्विड जो था 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर था और जैसे ही नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी आपने ऐड किया वो बॉइलिंग टेम्परेचर इनहेंस हो गया. तो यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बॉइलिंग टेम्परेचर का, आपके सॉल्यूशन और आपका जो सॉल्वेंट है उसका, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एंड दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा TB. सो योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB. अच्छा, अब हम इसको एक ग्राफिकल मैनर में समझ लेते हैं. देखिए
ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर आपका जो वेपर प्रेशर किसी गिवन लिक्विड का है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया दैट इज 1 atm। So your x-axis represent temperature and your y-axis represent vapor pressure, and this point represent that the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स होंगे। नाउ सपोज यहां पर ये जो पॉइंट है किसी लिक्विड के लिए है, सपोज हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट के लिए है और कौन सा सॉल्यूशन के लिए है। तो सपोज आपका क्या हुआ है, यहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो गया है, तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो भी टेम्परेचर आएगा उसको हम इंडिकेट करेंगे, और सिमिलर मैनर में यहां पर भी हमारा एक टेम्परेचर आएगा। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनमें से कौन सा आपका सॉल्यूशन होगा, कौन सा आपका सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, तो जैसे कि मैंने बताया सॉल्वेंट में क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, सॉल्यूशन में जैसे ही आप डालते हो बॉइलिंग टेम्परेचर इनहेंस कर जाता है। इट मींस ये आपका जो होगा, रेड वन इज योर सॉल्यूशन एंड ग्रीन वन इज योर सॉल्वेंट। क्लियर? नाउ सॉल्वेंट है तो नॉट का साइन जरूर आएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नॉट का साइन आता है, ये हम लास्ट यूनिट से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय टीबी नॉट। ठीक है, प्योर का प्योर सॉल्वेंट का है टीबी नॉट, और इसका आप रिप्रेजेंट करेंगे टीबी से, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कहलाएगा डेल्टा टीबी। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपको इस तरह से बताएंगे दैट डेल्टा टीबी is TB minus TB naught, where TB is the boiling temperature of your solution and TB naught is your boiling temperature of pure solvent. So elevation in boiling point is the difference in the temperature between the solution and solvent. Okay, so this one is your delta TB. Now experimental determination से पता चलता है that डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया गया है दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां पर जैसे ही आपका मोलैलिटी, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को बोलेंगे हम केबी। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ केबी इज नोन एज मोलल elevation constant, molar elevation constant or ebullioscopic constant. So Kb is molar elevation constant or ebullioscopic constant. Okay, सपोज आपसे पूछा जाए कि ebullioscopic constant या molar elevation constant को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लिया कि आपका जो मोलैलिटी है वो हो गया 1, देन Kb इक्वल टू डेल्टा Tb, तो उस कंडीशन में Kb डेल्टा Tb के इक्वल हो जाएगा। नाउ कैसे डिफाइन कर सकते हैं दैट ebullioscopic constant is equal to the elevation in boiling point when molality of the solution becomes unity। तो मोलैलिटी अगर किसी सॉल्यूशन की यूनिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में ebullioscopic कांस्टेंट आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा मेन टारगेट था टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नाउ इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अभी तक मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का फाइंड नहीं किया है, हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला अभी तक आया है, ये वाला। तो अब हम इसमें मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम डिटर्मिनेशन करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की। सो हमारे पास जो लेटेस्ट फॉर्मूला है वो है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी एम। एम इज योर मोलैलिटी एंड मोलैलिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ओके, ये हमें ऑलरेडी पता है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी रिटन एज WB अपॉन MB इंटू 1000 डेल्टा TB। ओके, तो MB को हम यहां इधर कर देंगे शिफ्ट, और अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इधर शिफ्ट कर देंगे।
तो हमारे पास दो फॉर्मूले रेडी हैं, और अगर आपको ध्यान से याद हो तो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे उसको शो भी कर दिया है फिर से, दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमारा पॉइंट था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो सेम उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट को जैसे हम स्टडी करते हैं उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट को भी स्टडी किया जाता है, दैट ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई हमारा लिक्विड फ्रीज हो जाए, तो उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बट ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की क्या है, तो किसी लिक्विड के लिए, किसी सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी गिवन सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है इन सॉलिड फॉर्म एंड इन लिक्विड फॉर्म वो इक्वल हो जाए। तो अगर कोई सब्सटेंस जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दोनों फॉर्म में जिस टेम्परेचर पे उनका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म बिकम्स इक्वल सच दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से है कि मान लिया आपने क्या किया कि आपके पास एक लिक्विड है, सपोज वाटर है। वाटर आप नॉर्मली जब देखते हैं कि वो 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है जिसपे वो फ्रीज हो जाता है। अब आपने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट, लाइक शुगर और कोई और सब्सटेंस उसमें ऐड किया। तो जैसे ही आप इसका एडिशन करेंगे और जब तब आप उसको फ्रीज करने के लिए रखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं हो रहा है, जबकि उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे चला गया है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो हमारा टेम्परेचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट आपका लोअर हो गया, एंड जब यहाँ पे लोअर हुआ है इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मैनर में इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सपोज ये आपका एक सॉल्वेंट का सिस्टम है, ग्रीन वन इज योर सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, और ये जो आपका ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये आपका एक सॉलिड सिस्टम है। ठीक है, तो आपका सॉलिड सिस्टम और आपका जो सॉल्वेंट का जो लिक्विड सिस्टम है वो आपका इस पर्टिकुलर कंडीशन पे देखिए, इनका जो वेपर प्रेशर है दोनों का इक्वल है। इसका मतलब कि सॉलिड और आपका सॉल्वेंट इस पर्टिकुलर कंडीशन पे यहाँ पे क्या है, सेम वेपर प्रेशर है, और इस सेम वेपर प्रेशर की कंडीशन को ही हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इन दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा और उसका टेम्परेचर आपका कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा TF0 से, ये प्योर है इसलिए। मान लिया अब आपने क्या किया, सपोज आपने एक नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऐड की है, तो आप जैसे ही नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स के आपस में पास आने की वजह से उनके बीच इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। अब क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन डेवलप हो गया है तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब अगर सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, वेपर प्रेशर लोअर हो जा रहा है, और लोअर वेपर प्रेशर होने की वजह से वहां पर क्या होगा, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने में सॉलिड फॉर्म और आपका जो वेपर ये सॉल्यूशन फॉर्म है वो आसानी से आ जाएगा। अब ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे सपोज क्या हुआ, ये आपका सॉल्यूशन था, रेड वन आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर हो गया है, वेपर प्रेशर लोअर होने की वजह से वो जो सॉलिड होगा, जो सॉलिड सिस्टम है आपका, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उस सॉल्यूशन के पास लोअर वेपर प्रेशर की रेंज पे ही मिल जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर हुआ था। तो यहाँ पे हमें इस कंडीशन में क्या मिलेगा, हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाएगी बिटवीन सॉलिड सिस्टम एंड सॉल्यूशन सिस्टम।
सो यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल होने की वजह से इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, और इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीएफ से। सो नाउ योर डेल्टा टीएफ कैन बी रिटन एज टीएफ नॉट माइनस टीएफ। So in a similar manner, delta TF is proportional to molality and it can be written as KFM. Now your KF is molal freezing constant or cryoscopic constant. ठीक है, सो योर KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आप KF को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, बिल्कुल बिलोस्कोपिक कांस्टेंट की तरह, लाइक इफ m इक्वल्स टू 1, इफ मोलैलिटी इज यूनिटी, देन डेल्टा TF इक्वल टू KF। सो मोलर freezing constant can be defined as, or it will be equal to the depression in freezing point when molality of a given solution is taken as unity. सो आपने ये भी डिफाइन कर लिया। सो द लास्ट टारगेट, आपका लास्ट टारगेट क्या होता है, लास्ट टारगेट है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम उसको फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर लेते हैं। सो लास्ट फॉर्मूला जो हमारे पास अभी आया है वो है डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM। नाउ मोलैलिटी हमें पता है, it can be written as NB upon WA into 1000 and NB is WB upon MB into WA into 1000। so MB को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा WA इंटू डेल्टा TF इंटू 1000। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला भी डेवलप हो गया। एंड थर्ड टाइम आप फिर से देख सकते हैं दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इस केस में भी ये हमारा हो गया, ठीक है। सो अब हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला आ गया है, हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला आ गया है। दोनों की क्या क्या मीनिंग होते हैं ये हमें क्लियर हो चुका है। तो अब हम मूव कर लेते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो कंबाइंड न्यूमेरिकल्स हम इनके ले लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स 100.52 डिग्री सेल्सियस इफ 3 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 20 ml ऑफ इट। सपोज क्या बोला गया है कि जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इनहेंस होकर 100.52 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कब? जब आपका 3 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 20 ml वाटर में ऐड किया जाता है। सो इस लैंग्वेज से हमें क्या पता चला दैट हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वो टेम्परेचर हमारा जो होता है TB नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इनहेंस होकर 100.52 हो जाता है, लेकिन वो कब होता है? जब आपका 3 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट WB ऐड किया जाता है, ठीक है, किसमें? 20 ml वाटर में। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 20 ml। नाउ हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है WA की, तो यहां से आप डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। सो डेंसिटी इक्वल टू WA अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml एंड volume is given as 20 ml. So WA will become 20 gram. So 20 gram आपका WA भी आ गया। Now what we have to find? We have to find the molar mass of solute. So formula of molar mass of solute will be okay, this one KB फॉर वाटर विल बी 0.52। ये ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है, मे बी गिवन हो, शायद मैंने मिस कर दिया हो इसमें क्वेश्चन में, बट ओके 0.52 हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। नाउ WB इज 3, WA इज 20 ग्राम एंड योर डेल्टा TB इज द सब्ट्रैक्शन बिटवीन दीज टू क्वांटिटी, सो इट विल बी 0.52। ओके, ये कैंसिल आउट होगा आपका 300 अपॉन 2, सो 150 ग्राम पर मोल।
सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी 150 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको इजिली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what elevation in boiling point of alcohol is expected when 5 gram of urea is dissolved in 75 gram of alcohol। so suppose सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास 75 ग्राम अल्कोहल है जिसमें हमने क्या किया है 5 ग्राम आपका यूरिया ऐड कर दिया है। सो हमें पूछा गया है कि एलिवेशन कितना एलिवेशन उसमें होगा। सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा टीबी। सो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। WB इज 5 ग्राम, WA इज 75 ग्राम, KB is 1.15 degree Celsius, और now what we have to find? We have to find delta TB, this one. Okay, so formula क्या होता है? MB equal to KB WB WA into delta TB multiply by 1000. So we have to find delta TB. Now delta TB can be written as, so delta TB equal to KB. KB is 1.15, WB is your 5 multiplied by 1000 upon WA is 75 and MB is your urea. So urea, the molecular weight of urea will be 60. Okay, so this one 15 5 is 75 and it will be 66, 115, 15 6 are 90, so 90, 115, 91 ja 90, 25, 3 ja 2 ja 180, remainder is 70, 9 7 ja, so it will be around 1.727 degrees Celsius. So delta TB will be 1.27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन lowers the freezing point from 5.51 to 5.03 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या हुआ है आपका 50 ml बेंजीन है, जैसे 50 ml बेंजीन, सो 50 ml बेंजीन में 0.643 ग्राम आपका नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी डाला है। तो क्लियरली अगर नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी डाला है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो बेंजीन का होगा वो लोअर हो जाएगा, और वही इस लैंग्वेज में भी दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज दैट बेंजीन, यू नो। Okay, so WB is 0.643 gram. Okay, delta TF is TF naught minus TF. So TF naught is the freezing point lowers from 5.51 to 5.03. It means 5.51 to 5.03, तो ये हो जाएगा आपका 0.48 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF इज योर 0.48, KF इज गिवन 5.12 and the density of benzene is given. So from here we have to find the given weight of benzene. So WA यहाँ पे क्या होगा, density equal to WA upon volume. So WA will be multiple of density and volume. So density is 0.879 and volume is given as 50. So WA will be 50 multiplied by this quantity. So 5 9 are 35, 5 9 are 45, 4 carry, 5 7 are 35, 39, 3 5 8 are 40, 43. Okay, then 43.95. So WA भी हमारा आ गया। नाउ MB कैलकुलेट कर लेंगे। MB विल बी KF WA WB WA into delta TB multiplied by 1000. Okay, this one is delta TF. So KF is 5.12, WB is 0.643 multiplied by 1000 upon WA is 43.95 and delta TF is 0.48. ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। So this will become
643 into 1.23 upon 43.95 मल्टीप्लाई बाय 0.1. ओके, सो इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो 643 1.23, 3 3 9, 3 4 12, कैरी 1, 3 6 18 19, 2 3 6, 2 4 2 6 12, 6 4 3. सो ये आ जाएगा आपका 890.89. ओके, अब डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो डिनोमिनेटर विल बी 43.95 मल्टीप्लाई बाय 0.12. सो 2 5 10, 2 9 18 19, 1 कैरी, 2 3 6 7, 2 4 8. सो 4395. नाउ 9 5 14, 9 7 16 17, कैरी 1, 8 3 11 12, 5 1 2 3 4, 5.27. ठीक है. सो इसको हम डिवाइड करेंगे 527 और 89089 का. सो 89089 ऑलमोस्ट आप 891 कंसिडर कर सकते हैं इसे. सो 891 डिवाइडेड बाय 527 डिवाइडेड बाय 891 1 जा 527 4 6 2 5 5 ja 10 to the power 2. So it will be around 1.5 into 10 to the power 2, that is 150. So the molecular weight of solute approximately will be 150 gram per mole. ठीक है. So यहाँ से आपने molecular weight भी फाइंड कर लिया. बाकी कैलकुलेशन आप एक बार दोबारा से कर सकते हैं इसकी. So अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे. So अपने लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं. In winter, the normal temperature in Himalayas Valley was found to be -10 डिग्री सेल्सियस. सो विंटर के में आपका हिमालयंस वैली का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है. नाउ इज अ 30% मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सुटेबल फॉर कार रेडिएटर. सो हमें बताना है कि 30% इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको हम कार रेडिएटर में यूज करेंगे वो वहाँ पे सुटेबल है, मतलब कि वो काम करेगा या वो भी फ्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो इससे पहले डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रॉपर्टी वो किस तरह से वर्क करता है हम उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं. सो होता क्या है कि जो इस तरह के हिली एरियाज या ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहता है तो वहाँ पर वाटर फ्रीज हो जाता है. अब कार रेडिएटर में भी हम उसको कूलिंग के लिए आपका वाटर यूज करते हैं. सो अगर आपका वहाँ पे ये फ्रीज हो जाता है तो कार रेडिएटर में भी वाटर फ्रीज हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसमें कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स डालते हैं लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल. सो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, जैसे ही हम उसमें ऐड करते हैं तो वो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर को डाउन कर देता है. फ्रीजिंग टेम्परेचर जैसे ही डाउन आता है तो वो फ्रीज नहीं होगा इजीली. तो इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि अगर आपका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा अगर आप 30% बाय मास आप ऐड करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का. क्या वो इथाइलिन ग्लाइकोल वहाँ पे सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. आप 30% बाय वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मीन्स WB विल बी 30 ग्राम एंड WA विल बी 70 ग्राम. ओके. मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है इस क्वेश्चन में, that is 62. KF ऑलरेडी मेंशन है, that is 1.86. ओके. तो अब हम यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, डेल्टा TF फाइंड कर लेंगे अपना फॉर्मूला अप्लाई करके. सो डेल्टा TF विल बी KF WB अपॉन WA इंटू MB इंटू 1000. सो KB is 1.8, KF is 1.86, WB is 30 and WA is 70, MB is your 62. Okay. .03. यस. ठीक है. 0 से 0 कैंसिल हो गया. ये आपका आ गया अराउंड 30. 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा और 3 और ये आ जाएगा आपका 7. Okay, 300. This one is 300 upon 7. So it will be 7 1 is 7, 20, 7 2 is 14, 60,
and 60, 7, 8 is 56. So it will be around 12.8 degree Celsius. Now delta TF is 12.8 degree. So delta TF is given by TF naught minus TF. Now TF naught is 0 degree Celsius. So your TF, the freezing temperature of solution will be minus 12.8 डिग्री सेल्सियस. अब आपका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन का आया है, सॉल्यूशन का मतलब जब आपने इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड किया, तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर आपका आया है वो है माइनस 12.8 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल हिमालयन वैलीज का जो टेम्परेचर है माइनस 10. सो क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर तो माइनस 12.8 है, अगर वो माइनस 10 है आपका हिमालयन वैली का टेम्परेचर, इट मीन्स जो कार रेडिएटर में आपका वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा. ठीक है. सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आप 30% का सॉल्यूशन ले रहे हो ये सफिशिएंट इनफ है कि आपका क्या हो, फ्रीजिंग ना हो, और ये आपका एक अच्छा सॉल्यूशन होगा जिससे कि आपका फ्रीजिंग भी नहीं हो. ठीक है. सो हमने अपनी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज कंप्लीट कर ली हैं, जो कि थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब इसकी जो 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पार्ट 2 में स्टडी करेंगे. तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.